वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के हिंदी मीडियम के लेक्चर में एक और वीडियो आ चुका है, आपका स्वागत है इसमें। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रांतिक कोण। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दी, अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले सीरीज से इसको फॉलो करिए, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो चलिए क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई ये पानी है ना, पानी से एक रे जा रही है, ठीक है, और यहाँ से टकरा के देखिए ये वापस आ गई। ठीक है, ये वापस आ गई, तो ये जो कोण बन रहा है ये अपवर्तन कोण है और ये आपतन कोण हो गया है ना। तो क्रांतिक कोण क्या होता है ये समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अब जैसे पानी से हवा में जा रही है, सघन से विरल में जाती है, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण है इसका मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये जो आपतन कोण है ना, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोला जाता है। ये जो सी दिख रहा है आपको, ये इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर से बताता हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, और इसका मान दोनों माध्यम की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्रिटिकल एंगल जो होता है क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है, पूछ सकता है कि माध्यमों की प्रकृति, मतलब अभी इसमें तो पानी और हवा है, कहीं ग्लास और पानी हो सकता है तेल और पानी हो, है ना, तो उसके प्रकाश पर निर्भर करता है और उसकी जो माध्यम उसकी प्रकृति पर। ठीक है, कांच और वायु अंतरापरस्पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री कांच और वायु के लिए। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान, किसका, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, किसका मान ज़्यादा हो जाए, ये याद रखना है आपको, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अगर अधिक हो जाता है तो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठों से पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे ये इमेज देखिए, ये देखिए इमेज क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। कैसे, तो आपको बस ये याद रखना, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्या होगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब भी अधिक होगा तो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ, अब ये माध्यम को अलग कर रहा है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर उसी माध्यम में, देखिए लाइट जो जा रही है ऊपर नहीं जा पा रही है, वापस से यहीं सब आ रही है, इसी माध्यम में आ जा रही है। ठीक है, जब भी क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब ये होता है। ठीक है, बैगनी प्रकाश में सबसे कम क्रांतिक कोण होता है, किसमें, बैगनी प्रकाश में सबसे कम क्रांतिक कोण होता है, और लाल रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी में क्रिटिकल एंगल सबसे कम, लाल में क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा, बैगनी कम लाल ज़्यादा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशीय रेशों में होता है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये किसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स, जो देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर, ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, छोटे पतले पतले तार होते हैं, इसमें क्या यूज़ होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस आपको इतना ही याद रखना, बैगनी में कम, लाल में ज़्यादा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तभी होता है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। बस सिंपल सी चीज़ें नोट कर लेंगे तो हर क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत आसान होता है स्कैटरिंग होना, जब भी धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण के युक्त माध्यम द्वारा, अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल सभी के हैं, गैसों के हैं, धूल कण के हैं, कार्बन के हैं, ये सब मिलते हैं उसमें, जब उससे प्रकाश टकराता है तो वो सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित होता है। समान नहीं, आपको कहीं दे दिया सर्च इंजन में, समान रूप से नहीं, असमान रूप से प्रसारित होता है, तो उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जैसे ये देखिए सन की लाइट आ रही है, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या करें, देखिए असमान रूप से स्कैटर हो रहे हैं ना, सब ऐसे ही स्कैटरिंग होती है। ठीक है, सन की लाइट इन पार्टिकल से टकरा के इधर उधर क्या करती है, असमान रूप से वितरित हो जाती है, उसी को स्कैटरिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें बादल कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब आपसे पूछ भी सकता है क्यों नीला दिखाई देता है, तो आप बता सकते हो, जब भी सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग, अब नीले रंग की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो छोटी है, उसी को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्ण हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता। ठीक है, तब आकाश हमें काला दिखता है। अब देखो ना, जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं स्पेस के ऊपर, जैसे ही वायुमंडल खत्म होता है बादल काला दिखने लगता है। ठीक है, तो वायुमंडल के कारण हमें कैसा दिखता है, नीला। क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाती है सूर्य के किरणों की, लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की हो जाती है उन्हीं कणों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्त जो रक्ताभ है मतलब लाल दिखाई देता है, दोपहर में देखो सफ़ेद दिखता है ना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ठीक है, पूछ सकता है ये कि ये सब किसके उदाहरण हैं, रिफ्लेक्शन के हैं, रिफ्रैक्शन के नहीं,
प्रकाश के प्रकीर्णन के, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के, याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो आप। देखिए सिंपल सी बात समझिए, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट होता है, कभी आप देखते होगे ना ट्रेन में मरने वरने चले जाओ, ट्रेन के किनारे बैठ जाओ, जब ट्रेन पास से आती बहुत तेज़ी से निकलती, बहुत तेज़ी से हॉर्न बजता है, तो जब दूर थी आवाज़ कम थी तो फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ज़्यादा थी। जैसे ही पास आई फ्रीक्वेंसी कम हुई पर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, ठक 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 ठक। और जब भी स्पीड ज़्यादा होती फ्रीक्वेंसी कम हो जाती, और जब स्पीड कम होती तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ऐसे ऐसे आती, मरे मरे। तो देखा होगा ना F1 रेस जो होती है, साँ से गाड़ी निकलती है, डॉपलर इफेक्ट गोली कान के पास से निकल जाए, सूं, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ आपके पास आती जाएगी, वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, तो उसी को डॉपलर इफेक्ट में का नाम दे दिया। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए, किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य, तरंग स्रोत मतलब जैसे गाड़ी हो गई, प्रेक्षक जो आप सुन रहे हो, सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति बदली हुई मतलब अभी दूर था तो स्पीड कम थी और जो आवृत्ति थी वो ज़्यादा थी, और जैसे ही पास आया आवृत्ति कम हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को ही डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब स्रोत प्रेक्षक से दूर जाता है, मतलब कार आप ट्रेन है आपसे दूर चली गई, तो प्रेक्षक द्वारा मापी जाने वाली आवृत्ति में कमी होगी। आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि स्पीड क्या हो गई है भैया, कम हो गई है, तो आवृत्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। और तरंग दैर्ध्य बढ़ गई है। तरंग दैर्ध्य बताए ना, ऐसे ऐसे हो जाएगी जब स्पीड कम होगी, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य ऐसे ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। और वह यदि स्रोत प्रेक्षक के पास आ रहा है तो प्रेक्षक द्वारा आवृत्ति में वृद्धि होगी और तरंग दैर्ध्य में कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। दूसरा, प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्ध्य आभासी वृद्धि को अभिरक्त या क्या करता है, अभिरक्त विस्थापित करता है, तथा तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी को नीला विस्थापित कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर जो तरंग दैर्ध्य में आभासी वृद्धि हुई है तो उसको रेड शिफ्ट कहेंगे, और अगर कमी हुई है तरंग दैर्ध्य में उसको ब्लू शिफ्ट कहेंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। रेड शिफ्ट क्या है, जब क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए वेवलेंथ में ऐसे, और जब वेवलेंथ में कमी हुई है तो उसको ब्लू शिफ्ट कहेंगे। कमी होने का मतलब गाड़ी तेज हो गई है, और वेवलेंथ बढ़ने का मतलब गाड़ी धीरे हो गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है। चिकित्सा में करा जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम ज़्यादा होती रहती है ब्लड की, इसलिए सामान्य अल्ट्रासाउंड रक्त के प्रवाह का पता नहीं लगा सकता। रक्त के प्रवाह को पता लगाने के लिए हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का। तो ये था डॉपलर इफेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आपका क्रांतिक कोण, ठीक है। तो ये लाइट खत्म हो गई आपकी, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अमूमन क्वेश्चन आता रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ह्यूमन आई के, उसको नोट कर लीजिएगा और समझते रहिएगा, एग्जाम में आपकी हेल्प काफ़ी करेंगे ये। तो देखिए हमारी आंख भी एक कैमरे की तरह व्यवहार करती है ना, देख तो खाच आंखों में फ़ोटो खींच गई, वो मेरी आंखों में बसी है, हा, ठीक है। तो हमारी आंखें भी एक कैमरा है, जिसकी भी इमेज बना लेते हो जीवन भर के लिए इमेज बनी रहती है। आंख बंद करोगे तब भी वही दिखेगा, सोओगे जागोगे हर टाइम, तो ना कैमरे की तरह व्यवहार करती है। अब इसके पार्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है दृढ़ पटल या स्कैलेरा, ठीक है, दृढ़ पटल या स्कैलेरा। यह परतों से बना सफ़ेद अपारदर्शक भाग नेत्र की रक्षा हेतु नेत्र के गोले को ढके रहता है, ठीक है। स्कैलेरा डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। अब ये इसकी आंखें में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, इसी को दृढ़ पटल बोलते हैं या स्कैलेरा बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी आंखों को प्रोटेक्शन देता है ना। तो ये स्कैलेरा होता है या दृढ़ पटल होता है, पहली चीज़, ठीक है। तो यह परतों से बना सफ़ेद अपारदर्शक, मतलब उसके आगे अंदर आपको दिखता है क्या, नहीं, अपारदर्शक होता है, और भाग नेत्र की रक्षा हेतु नेत्र के गोले को ढके रहता है, पहली चीज़। अब आता है आपका दूसरा पार्ट आता है कॉर्निया। क्या आ जाता है, कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक होता है, इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। अब दृढ़ पटल के जो सामने होता है ये कॉर्निया दिख रहा है आपको, ये दृढ़ पटल है, ये इसके सामने का भाग जो होता है कुछ उभरा सा होता है, बल्ज होता है ना, उसी को कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है, ये पारदर्शक होता है। स्कैलेरा पारदर्शक नहीं होता, ये पारदर्शक होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक। तीसरी चीज़ आती है आइरिश। क्या आती है, आइरिश। कॉर्निया के पीछे होता है, ये कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है। ये कैसा होता है, अपारदर्शक, मतलब आपको उसके अंदर नहीं दिखेगा, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। इसका भी डायग्राम आप देख सकते हो आपका, ये कहाँ गया, ये रहा आइरिस। ये जो है ये आपका आइरिस होता है, ठीक है, ठीक है। इसी को आइरिस बोलते हैं, क्योंकि ये तो फिर पुपिल हो जाएगा आपका, ये जो होता है ये पुपिल होता है, जो काला काला है ये पुपिल हो जाता है, ठीक है। तो आइरिस आपको याद रखना है, ये कॉर्निया के पीछे होता है, रंगीन पर्दा होता है, अपारदर्शक होता है, ठीक है। ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है पुपिल, आपका पुतली कहते हैं ना, पुतली, ये आपका पुतली होता है। जब आँख अभी इस पर टॉर्च मारो तो अपने आप से कुर्ती बंद रहती है, ये पुतली होती है आपकी। ये क्या होती है, पुतली होती है, ठीक है। पुतली जो होती है आइरिस के बीच वाले छोटे छिद्र को
नेत्र की पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच वाले छोटे, अब ये जैसे आइरिस है, इसके बीच में जो छोटे छेद रहे इसको बोलेंगे पुतली, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। आइरिस के बीच जो छोटे छेद होते हैं उसको पुतली कहते हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखो ना, कभी बहुत ज़्यादा लाइट आती है, आँख अब पुतली अपने आप बंद हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा उसको, है ना। उसकी एक लिमिट है। तो ये वन लाइनर है, इसको कहीं नोट करके अच्छे से लर्न कर लें। दृढ़ पटल क्या होता है? अपारदर्शक पर्दा होता है, ठीक है, और गोले को ढके रहता है, ठीक। कॉर्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है, पारदर्शक होता है, ठीक। तीसरा आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। चौथा, पुतली जो होती है, ये आइरिस के बीच वाले छोटे छिद्र को नेत्र की पुतली कहते हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब आता है रक्त पटल या कोरोइड, रक्तक पटल या कोरोइड। श्वेत पर्त के निचले भाग से संबंधित अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं, याद रखिएगा। श्वेत पर्त के निचले भाग से संबंधित अंदर की एक काले रंग की झिल्ली को, मतलब इधर होता है ये, कहीं यहाँ पे होता है कोरोइड अंदर, ठीक है। आई लेंस क्या होता है दोस्तों? आई लेंस तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आई लेंस जो होता है, ये लेंस, यही तो हमें देखने में मदद करेगा। उभयलिंगी नेत्र लेंस कई परतों से बना होता है जिसका अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। अपवर्तनांक क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है, और इसका औसत अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44, ठीक है। और आँख का लेंस मांसपेशी क्षेत्र में सुरक्षित होता है। आँख का लेंस जो होता है ना, ये इसीलिए तो सुरक्षित रहता है ना कि ये सब ढके रहते हैं, आँखें बंद कर लो, ये जो गोला है ये बचाएगा आपको, ठीक है। और यह अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने में सक्षम होता है, ठीक है, कि कितना इसको देखना है कितना नहीं, ये खुद ही जब बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ेगी अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। आई लेंस ही सब आपको दिखाता है। रेटिना जो होता है वो रक्तक पटल से संबंधित आँख के सबसे आंतरिक भाग में, आँख के सबसे आंतरिक भाग में नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आँख, ये देख रहे हो, ये पर्दा आँख का, ठीक है, ये पर्दा होता है एक तरह से। इस पर्दे पर शंकु एवं श्लाका आकार की प्रकाश संवेदी लाखों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जली एवं कांच द्रव। जली एवं कांच द्रव, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है। अब देखो, आपको नहीं, पानी जो आंखों से आता रहता है, जली कांच द्रव इसी को बोला जाता है, जो भरा रहता है इस द्रव को। इस प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भी एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या? जलीय द्रव। कहाँ भरा रहता है ये? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में। तो आपको ये पॉइंट सारे एक बार नोट कर लेने, एक बार अच्छे से इसको याद कर लेने, एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करोगे, आ जाएगा। ब्रेल पद्धति क्या होती है दोस्तों? ब्रेल पद्धति का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो? जो चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख नहीं सकता, मतलब जिसको दिखाई नहीं सकता, अंधा होता है, चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया? जिसको कम दिखाई देता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्या करते हैं? अधिक तीक्ष्णता विकसित कर लेते हैं दूसरी जगहों पे। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेल कोड बोला जाता है। और ब्रेल पद्धति का उपयोग करके भारतीय भाषाओं को पढ़ा जाता है। भारतीय भाषाओं को पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ब्रेल भाषा का। याद रखना ब्रेल पद्धति क्या है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। इसको बैरली सिस्टम बोलते हैं। जो भी मतलब जितने भी चक्षुष विकृति, मतलब जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, वो अपने इनर सेंस के थ्रू ये सब डेवलप कर लेते हैं, इन्वायरमेंट्स वगैरह को पहचानना, कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स सिस्टम, इसी को बैरली सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो लुइस बैरले थे, जो स्वयं एक चक्षुष विकृति थे, मतलब इनको दिखाई नहीं देता था, इन्होंने ही चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की थी जिसे 1821 में क्या बोला गया, मतलब 1821 में प्रकाशित किया गया था, ब्रेल पद्धति, ठीक है। मतलब जो भी मतलब जिसको दिखाई नहीं देता वो ब्रेल पद्धति के थ्रू पढ़ लिख सकता था, ठीक है। तो ये था हमारा लाइट एनर्जी खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे साउंड। नया चैप्टर है हमारा साउंड। ध्वनि क्या होती है? देखिए, साउंड और लाइट में फ़र्क है। साउंड को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। जब तक माध्यम नहीं हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तब तक साउंड नहीं चल सकता। लाइट है वो निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है, ठीक। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है, मतलब तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, ठीक है। और जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से चलता है, ठीक है। वायु में इन तरंगों की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हवा में जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगों की स्पीड क्या होती है? साउंड की स्पीड क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करता है। भाई, ध्वनि हमें क्या करती है? सुनने पे
एक मतलब सुनने के लिए हमें कुछ देती है ना, श्रवण की संवेदना पैदा करती है, कंसाइंस पैदा करती है जिससे हम सुन सके, एक सेंसेशन देती है। जैसे मैंने साउंड आया ना, है ना, तो जब भी दो माध्यम आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ध्वनि जो होती है वो तरंगों के माध्यम में ही चलती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। जो भी चीज़ें क्या होंगी, कंपायमान होंगी, उसी से ही ध्वनि उत्पन्न होगी। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर ध्वनि क्या करती है, गमन करती है, उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, ठीक है, मीडियम कहा जाता है उसको। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, यानी जिस वो तरंगे जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, उसको यांत्रिक तरंगे कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि साउंड वो होती है, लाइट, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। चलिए, अब ध्वनि की चाल है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट इसके वो देख लेते हैं। दूसरा कह रहे हैं ध्वनि की गति जो है वो दाब से स्वतंत्र होती है। मतलब दाब का इम्पैक्ट साउंड पे नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि पे कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता। मतलब ध्वनि पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता दाब के घटने बढ़ने से, ठीक है। और दूसरा कह रहा है ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है जिसमें होकर वह गमन करती है, ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं जैसे सॉलिड में ये है तो लिक्विड में भी ऐसी होगी, है ना। सॉलिड में ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम, ठीक है। तो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो मैटर करती है, डिपेंड करती है माध्यम पे, दाब पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। गैसों में अत्यंत ध्वनि की गति धीमे होती है, द्रवों में तीव्र होती है और ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चलती। अब देखो ना, चांद आंद पे आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि पार्टिकल्स नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए, ठीक है। और ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। स्टील में कितना होता है, 15 गुना ज़्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्वनि तापमान पर निर्भर करती है, ये याद रखना। दाब पर निर्भर नहीं करेगी, पर साउंड जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। मतलब देखो, गर्मियों में साउंड जो होगा वो ज़्यादा सुनाई देता है, सर्दियों में कम, क्योंकि सर्दियों में इतना कोहरा हवा रहता है ना, तो वो साउंड को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है ना। तो जैसे जैसे तापमान अब बढ़ाएंगे ना, ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी, ध्वनि का साउंड भी बढ़ेगा। ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में जो होता है साउंड ज़्यादा चलता है, ठीक है, वायु की ध्वनि ज़्यादा होती है। और ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। दूसरी चीज़ किस पे, ह्यूमिडिटी पे भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। वायु में आर्द्रता बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है ना, पार्टिकल्स और ज़्यादा उपस्थित हो गए, ठीक है। ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से, परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करेगा। बहुत देखिए, स्मार्ट स्टडीज़ यही कहती है, आराम से पढ़ा देखिए और छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बना लिए। अब जैसे ध्वनि है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, आराम से पढ़ लिया कि क्या क्या ध्वनि क्या है भैया। ध्वनि यांत्रिक तरंगे है, निर्वात में नहीं चलेगी, ठोस में ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। तापमान पर निर्भर करती हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। दाब पर निर्भर नहीं करती हैं, आर्द्रता पर निर्भर करती हैं, ठीक है। जैसे जैसे वायु में आर्द्रता बढ़ेगी ध्वनि की चाल बढ़ती जाएगी, बस हो गया काम। ध्वनि की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है, बस। ऐसे पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। अब एमसीक्यू पर डिपेंड हो जाओगे तो दिक्कत है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ध्वनि का आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 विभागों में विभाजित किया गया, ठीक है। एक होती है ऑडिबल रेंज या श्रव्य तरंग जिनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है इंफ्रासोनिक, तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ऑडिबल रेंज क्या होती है, देखिए ऐसे नोट कर लीजिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ऑडिबल रेंज, ठीक है। मनुष्यों में ध्वनि की जो श्रव्यता का परिसर कितना होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता, ये याद रखना, एग्जाम में यही आते हैं ये सब। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं करती, एक वाइब्रेशन ही नहीं जनरेट होगा, ठीक है। ठीक है, बस आपको ऑडिबल में इतना याद रखना कि हमारे कान कितनी सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक होती हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है। इन्हें जो गेंडा होता है, हाथी आती होती है, ये सब सुन लेते हैं, ठीक है। प्रायः देखा गया है जैसे कुछ जंतु है, जैसे कुत्ते उत्ते हैं, ये भूकंप को सेंसेशन कर लेते हैं क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, ठीक है। कैसी होती, कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, 20 से 20,000 ऑडिबल रेंज जो हम सुनते हैं। अब जो 20,000 से ज़्यादा होती हैं वो अल्ट्रासाउंड होते हैं। वो कौन से होते हैं, अल्ट्रासोनिक, जैसे ये अल्ट्रासोनिक वेव जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक है, 20,000 से कम है इंफ्रासोनिक है, 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज के बीच में तो ऑडिबल रेंज है, ठीक है। अब जैसे अल्ट्रासोनिक आवृत्तियों को उत्सर्जित करने में सक्षम कौन होता है, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन, ये सब, ठीक है। चमगादड़ है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये सब
अल्ट्रासोनिक वेव निकालती है। ठीक है, चलिए अब पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या होते हैं ये देखते हैं। चलिए अल्ट्रासोनिक की क्या क्या है, जैसे कुत्ते की सीटी है, गैल्टन की सीटी, एक ऐसी सीटी है जो अल्ट्रासाउंड उत्सर्जित करती है, जिसका उपयोग कुत्तों को प्रशिक्षित करने और बुलाने के लिए किया जाता है। तो कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए, बुलाने के लिए किसकी सीटी का प्रयोग करते हैं, नाम याद रखना, गैल्टन की सीटी, जिसको कुत्ते की सीटी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या रेज निकालती है, अल्ट्रासाउंड निकालती है, जिसकी आवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, 20,000 हर्ट्ज होती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा में, उद्योगों में, अब देखो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो ना, अल्ट्रासाउंड पेट का होता है तो अल्ट्रासोनिक रेज ही निकलती है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कहते हैं। अब जो इकोकार्डियोग्राफी होता है ना, दिल का टेस्ट जो होता है, हार्ट रेट वगैरह, दिल का प्रतिबिंब बनाना, इसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा, पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। आप देखो ना, लेज़र ऑपरेशन होता है पथरी को तोड़ने के लिए, है ना, जिसकी पथरी गुर्दे में फंस जाती है, तो लेज़र एक अल्ट्रासाउंड रेज तोड़ते हैं, उसमें इतनी पावर होती है, उसको तोड़ देती है। ठीक है, ये कण बाद में मूत्र के बाद बाहर निकल जाते हैं। जिगजैग ट्यूब को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। सोनार सुना होगा आपने, सोनार क्या होता है, ये एक जैसे सबमरीन है या शिप है, ये एक रे फेंकती है अल्ट्रासाउंड वे, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उससे टकराती है और वापस आती है ना, तो पता चल जाता है यहाँ कोई बड़ा पत्थर पड़ा है, खजाना पड़ा है, या कोई शिप डूब गया है, वो है ना, तो इसके लिए सोनार का यूज़ करा जाता है। नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पानी में स्थित किसी भी वस्तु की दूरी निर्धारित करने और अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके किसी भी वस्तु की दिशा और गति को मापने में सहायक होता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में भी किया जाता है। तरल में बैक्टीरिया को मारने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, ये भी है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग यह देखने के लिए भी किया जाता है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर घटकों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये भी यूज़ करा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ध्वनि तीव्रता क्या होता है, साउंड इंटेंसिटी क्या होती है, मैं बोलूँ मैं बोलूँ हो, तो इंटेंसिटी मतलब साउंड कितनी तेज़ी से आ रहा है, पावर क्या है साउंड वेव की, है ना। तो जब मैं तेज़ से बोलूँगा तो साउंड की पावर बढ़ जाएगी, जब मैं धीरे बोलूँगा साउंड की पावर कम हो जाएगी, और ये सब डेसिबल में मापा जाता है। जब मैं करूँ तो डेसिबल ज़्यादा है, जब मैं धीरे करो तो डेसिबल कम है ना। तो ध्वनि की तीव्रता उस क्षेत्र की लंबवत दिशा में प्रति इकाई क्षेत्र ध्वनि तरंगों द्वारा ले जाने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी ध्वनि तरंगे मतलब प्रचलित हैं, या प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी ध्वनि तरंगे उपस्थित हैं, उसको बोलते हैं ध्वनि तीव्रता। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट मीटर स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, क्या होती है, वॉट मीटर स्क्वायर, वॉट मीटर स्क्वायर। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई बेल है, लेकिन बेल का 1/10वां भाग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब बेल है, जिसे डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी इकाई क्या है, बेल, पर उसका 1/10 भाग प्रयोग करते हैं डेसिबल, डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन अनुनाद कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है, अनुनाद। अब अनुनाद मतलब जब बहुत सारा इको, हेलो 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 हेलो, एक ही बार हेलो 20 बार आने लगे, तो उसको अनुनाद बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, है ना। तो जब ध्वनि एक ही ध्वनि बार बार रिपीट होने लगे तो उसको अनुनाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कल नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग एको से शुरू करेंगे, यानी प्रतिध्वनि, और थोड़ी सी संख्या में ये चीज़ें देखेंगे। अरे विद्युत चुंबकत्व, लाई इसको खत्म ही करा देता हूँ, थोड़ा सा ही है। देखिए, ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए दीवार है, ठीक है, और आप यहाँ से आप बोल रहे हैं हेलो, तो टकरा के वापस आ जाएगा, है ना। तो पहाड़ों पे नहीं होता है, एको होता है, जैसे कमरा खाली हो और बोलो आवाज़ गूंज रही है, जो गूंजती है उसको एको कहते हैं, या प्रतिध्वनि। इसके लिए कंडीशन है कि न्यूनतम दूरी जो है ऑब्जेक्ट की 17.2 मीटर होनी चाहिए। मतलब मान लो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, दीवार है, जहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो कम से कम 17.2 मीटर की दूरी पर हो। और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कितनी सेकंड तक, 0.8 सेकंड तक बनती है, और मिनिमम दूरी 17.2 मीटर। ठीक है, किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। अतः सुनाई देने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। अब देखिए मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या होता है स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मतलब किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में एवं ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को,
मतलब किसी पिंड की चाल और ध्वनि का चाल, किसी पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मैक संख्या। ठीक है, ये सब आप जो मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक जो तेज एयरक्राफ्ट चलते हैं वो सब मैक में चलती हैं, बहुत हाई स्पीड होती है इनकी, तो इसलिए इसको मैक बोला जाता है। मैक 1, मैक 2 आदि जैसे अंकों का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, वस्तु की गति अपॉन वायु में ध्वनि की गति, और वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए सब सोनिक वायुयान क्या होता है? ऐसा वायुयान जिसकी गति ध्वनि की गति से कम होती है। ठीक, पहली चीज़। सब सोनिक क्या होता है? जिसकी जो स्पीड होगी साउंड की स्पीड से कम होगी तो उसको सब सोनिक। सुपरसोनिक क्या हो जाएगी? सुपरसोनिक होती है 1 से 5 मैक संख्या वाली वस्तुएं, ठीक है, जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, जैसे मिसाइल वगैरह। और हाइपरसोनिक जो मैक संख्या 5 से भी ज़्यादा होती हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब हाइपरसोनिक होगी। तो सबसोनिक जो साउंड से कम होती है, सुपरसोनिक साउंड से ज़्यादा है, हाइपरसोनिक साउंड से और ज़्यादा होंगे। जो 5 मैक से भी ज़्यादा है वो कौन है? हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक 1 से 5 मैक। ठीक है, अब जैसे मात्रक की बात करें तो ध्वनि के स्तर को मापने के लिए बताया डेसिबल यूज़ करते हैं। WHO ने बताया कि भैया साउंड का लेवल जो है, जो पॉल्यूशन नहीं करेगा, 45 डेसिबल तक है। किसी नगर के लिए 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। मतलब हमारे कानों के लिए, हमारे बॉडी के लिए 45 डेसिबल तक ही सुरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आ सकता है। कितनी? 45 डेसिबल। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, पता है आपको। अब जो फुसफुसाहट करते हैं, लो सुनो, उसका ना बॉयफ्रेंड ऐसा है, ये है, वो है, तो फुसफुसाहट करते हैं तो 10 से 15 से 20 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 40 से 60 डेसिबल है। और जो लाउड स्पीकर वगैरह में आवाज़ें बजती हैं वो 70 से 80 डेसिबल होती है। और जो बहुत तेज तेज बातें करते हैं 70 से 80 डेसिबल। मोटरसाइकिलों की 90 से 95 डेसिबल। पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल। पूछता है ये, इसलिए बता रहा हूँ। ऑर्केस्ट्रा की 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट की 100 से 160 से 170 डेसिबल। मिसाइल 180 से 90, सायरन 190 से 200। अब इनमें सबसे ज़्यादा पूछता है पत्तों की सरसराहट, फुसफुसाना, साधारण बातचीत और लाउड स्पीकर, क्योंकि पोल्यूशन लाउड स्पीकर से ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछता है, एक बार इसको नज़र मार लेना। फुसफुसाहट 15 से 20, साधारण बातचीत 40 से 60, लाउड स्पीकर 70 से 80, जोरदार बातचीत भी 70 से 80, भारी मोटर वाहन 90 से 95। पत्तों की सरसराहट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट 160 से 70, मिसाइल 180 से 90, सायरन 190 से 200। तो ये था दोस्तों साउंड। अब लास्ट चैप्टर हमारा बचा है विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। इसके बाद फिजिक्स हो जाएगी खत्म, फिर हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री पे। तो एक बार दोस्तों आलस छोड़ के अच्छे से जितनी फिजिक्स पढ़ाई मैंने अच्छे से उसको करके नोट्स बना लो, जीवन भर के लिए अमर हो जाएगा वो। साइंस के कोई क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, सब बताएं मैंने उसमें। तो अच्छे से रिवीजन प्लीज़ जरूर कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ यार, ये बताइए यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ को अभी तक टेलीग्राम पे क्यों नहीं ज्वाइन करा यार? मैंने चैनल में, जो मेन चैनल है मेरा ना, अभी आप जहाँ पे क्लिक करते हो सब्सक्राइब वाले पे, वहाँ पे ही लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे भी यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, आशीष तिवारी 1188 करके, है ना। तो इन सब चीज़ों को ज्वाइन करो, हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो।